Hello guys, good evening. I hope I'm audible and screen visible. Good evening, sir. Screen is visible, moving dynamically. Yes. और बताओ जी, कैसा रहा वीक? लॉकडाउन तो फिर आगे चला गया यार। हाँ सही में लग रहा है ऐसा कि जून तक ही जाएगा ये मामला। बिल्कुल जाएगा सर। उसके बाद तो इंस्टीट्यूट तो पता नहीं कभी ओपन होगा। चलो जी, है हमें क्या करना है, हमें मॉडल ही बनाने हैं। होता रहे लॉकडाउन। महिमा ये वाला बटन था वो, यहाँ पर जो रेड बटन आ रहा था ना, रेड कलर का, जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो दबा कर एग्जीक्यूट कर, उसका एग्जीक्यूशन रोक देता है। तुम में से किसी का कोड है? आई डोंट नो किसका है। ब्लैक फ्राइडे सेल्स का भेजा था मेरे को, वो रन करके देख रहा था। हो गया बाकी लोगों से? सर डिसीजन ट्री से हुआ है, उससे नहीं हो रहा। डिसीजन ट्री से हुआ है, किससे नहीं हुआ? क्लियर से नहीं हुआ सर, मतलब यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी हटा के तब हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स वो तो हटाने होंगे। लास्ट वीकेंड हमने डिसीजन ट्री की बात की थी और अच्छी लंबी चौड़ी बात की थी, और तारीफों के पुल बांधे थे मैंने। बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, इसमें ये भी दिक्कत नहीं है, वो भी दिक्कत नहीं है, ये भी हैंडल कर लेता है ना? बताएगा कोई? एक एक एडवांटेज बताओगे तुम लोग डिसीजन ट्री के ओवर रिग्रेशन मॉडल? आउटलायर स्ट्रेट नहीं करना पड़ता हमें इसमें। डमीज नहीं बनाने पड़ते, स्केल की जरूरत नहीं है। टाइम कम VIF लगता है टैग की बनाने में सर। जरूरत है। और करेक्ट, टाइम कम लगता है, फटाक से इटरेशन इटरेशंस नहीं करने पड़ते बार बार। लीनियर और लॉग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। करेक्ट, कैटेगोरिकल वेरिएबल को, VIF को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मल्टीकोलिनियरिटी को हैंडल कर लेता है। टारगेट वेरिएबल स्केलिंग से कैटेगोरिकल हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दोनों को हैंडल करता है। And yes, Gaurav, bang on. Very easy to interpret, very easy to explain.
अगर ये इतना अच्छा मॉडल है तो फिर बाकी मॉडल्स की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। ये मॉडल तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, और वो डाउन साइड अपने आप में इतना बड़ा है कि that we cannot ignore geometric models just because डिसीजन ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। कोड आप लोगों के पास ऑलरेडी है, ये वाला डेटा सेट कोड दोनों चीजें करके भी देख चुके हो। इसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके देखना कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से इसका रिजल्ट कैसा आता है। देखा था किसी ने? बहुत सारे लोगों ने तो लास्ट वीकेंड ही देख लिया था, बताया भी था कि मोर और लेस सेम ही रिजल्ट आ रहा है। अरे आज समझते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज देयर व्हिच वी शुड कीप इन माइंड। डिसीजन ट्री का मेजर प्रॉब्लम ओवरफिटिंग है। अब वो क्या होता है? इफ यू सी, हमारे डेटा सेट में कितना डेटा था? द डेटा सेट ऑफ सम 270 ऑब्जर्वेशंस। ठीक, ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है डिसीजन ट्री के साथ। वो कहने किस सेंस में कह रहा हूँ मैं? हाँ, यस माधव, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग इन द सेंस, जस्ट सी, स्टार्टिंग में मेरे पास डेटा है 270 रोज, सही बात। और हमने पहला कंडीशन यूज किया। पहला कंडीशन क्या लगाया? नॉट इवन 270। एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए हमने जब डेटा यूज किया, ट्रेनिंग में तो 270 भी नहीं थे ना। ट्रेनिंग डेटा सेट पे कितने थे? कितने हैं ट्रेन डेटा सेट में? 216। 54 हमने बचा लिए थे वैलिडेशन के लिए। ठीक बात। तो मेरे मॉडल ने सीखने के लिए हमने उसे प्रोवाइड किया 216 रोज। पहली कंडीशन उसने लगा करके देखी, जीनी इंडेक्स देखा होगा कि होमोजेनिटी किससे आ जाती है सबसे ज्यादा? सेल से आ जाती है। उसने कहा यस कंडीशन तो इधर चले जाओ, नो कंडीशन तो इधर चले जाओ। नो, जस्ट इमेजिन सेकंड लेवल पे कंडीशन के लिए इन सब लोगों का थेल तो लेस देन 5 नहीं होगा, किसी का लेस देन 5 होगा, किसी का ग्रेटर देन 5 होगा। सही बात, सेंसिबल बात। तो सपोज 200 में से 120 रोज इधर आ गए, बाकी इधर चले गए, जितने भी थे। सेकंड कंडीशन उसने टेस्ट की, फ्लोरोस्कोपी जीरो आता है क्या? फ्लोरोस्कोपी जीरो तो इधर जाओ, अगर जीरो नहीं है कुछ और है तो इधर चले गए। सपोज अगेन 120 में से सपोज 50 इधर चले गए, 1 और 70 इधर चले गए।
तो अगली कंडीशन टेस्ट करने के लिए और भी कम डेटा रह गया। रियलाइजिंग दैट यहाँ पे उसने टेस्ट किया बीपी लेस देन दिस ग्रेटर देन दिस। अगर लेस देन है तो हम बोलेंगे हार्ट डिजीज नहीं है, अगर ग्रेटर देन 150 है 156 है तो बोलेंगे हार्ट डिजीज डिटेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग इज हर स्टेज पे डेटा कम होता चला जा रहा है, हर स्टेज पे डेटा कम होता चला जा रहा है और फाइनल डिसीजन लेने के लिए डेटा बहुत ही कम है। बहुत कम डेटा पॉइंट्स को देख करके मेरा डिसीजन अपना फाइनल डिसीजन दे रहा है ये मॉडल। और ये बहुत छोटा सा डेटा सेट था, बहुत छोटा सा डेटा सेट था, तो डिसीजन ट्री 3 लेवल तक ही गया है, 1, 2 and 3. But if you have a decently large data set, say 50 variables and a few lakh of rows, like आपने देखा भी है ब्लैक फ्राइडे सेल्स, डिसीजन ट्री जिन्होंने बनाया होगा, तुमने देखा होगा कि डिसीजन ट्री काफी टॉल बन रहा था उसका, वेरी डीप डिसीजन ट्री। ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया ओके इट्स ओके, कर लेना। तो ब्लैक फ्राइडे सेल्स वाज is reasonably big data set। मेरे ख्याल से 4-5 लाख रोज का डेटा है वो, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ ऐसा ही था। तो अच्छा लंबा चौड़ा डेटा है और उसमें जब हम डिसीजन ट्री रन करते हैं तो डिसीजन ट्री गोज टू काफी डीप तक जाता है। व्हाट एसेंशियली वो करना कोशिश करेगा, वो जितना डेटा को बाइफरकेट कर पाएगा उतना करने की कोशिश करेगा। मेरे लिए क्या दिक्कत है कि लास्ट में जब इसका ये डिसीजन आ रहा होगा यस और नो, वहां पर से इनिशियली मेरे पास 1 लाख रोज का डेटा था, मे बी यहाँ पर वो 10, 50 या 100 डेटा पॉइंट्स देख करके ही डिसीजन दे रहा है। यहाँ पर आने के लिए उसने डेटा, बहुत सारा डेटा पीछे छोड़ दिया और बहुत कम डेटा पॉइंट्स देख करके वो फाइनल डिसीजन ले रहा है कि यस बोलने के नो। यार हर जगह कंडीशन लग रही है ना, दिस कंडीशन एंड देन दिस कंडीशन एंड देन दिस कंडीशन, जब ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब उसने डिसीजन बोला नो। जस्ट इमेजिन ये तो 3 कंडीशन हो गई, अगर ये 10 कंडीशन हो गई तो कैसे कंडीशन लगा रहा है हमारा डिसीजन ट्री, इफ दिस ट्रू इफ दैट ट्रू इफ दैट ट्रू एंड 10 टाइम्स। वॉइस इज ब्रेकिंग। Okay, might be glitch at your end, Akriti. ओके अच्छी बात है, सही को पूछ रहे हो माधवन। तो ये तो तरीका है, ये तो एल्गोरिज्म ही है, इसमें दिक्कत क्या है? बेचारा एल्गोरिज्म ऐसे ही काम करता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत तब होगी जब मेरे पास फ्यूचर डेटा सेट है। अंडरस्टैंड दिस, है लेस देन 5 है, फ्लोरोस को भी लेस देन 5 है, बीपी भी लेस देन दिस है, एंड सपोज ऐसी 10 कंडीशंस हो। माय फ्यूचर डेटा इज अ डिफरेंट डेटा सेट, इट इज अनसीन टू द मॉडल। अगर मेरा डिसीजन ट्री ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ तक जाते लगा, सपोज वो 50 कंडीशन ऐसी बना के बैठा है, उनमें से 50 में से एक भी मिसमैच हुई, मेरा डिसीजन ट्री गलत डिसीजन दे देगा। ये रट के बैठा है ये 10 कंडीशन कि ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू, जब ये सारी ट्रू होंगी तो मैं उसको नो बोलूंगा। जस्ट इमेजिन ऐसी 50 कंडीशन में से एक भी अगर दूसरी तरफ चली गई, डेटा पॉइंट की, नए डेटा की, मेरा डिसीजन ट्री क्या बोल देगा, अच्छा कंडीशन फेल हो गई, इसको हार्ट डिजीज निकल जाएगा, यस बोल। और फ्यूचर डेटा सेट तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल पुराने डेटा सेट जैसा थोड़ी आएगा।
इट विल बी डिफरेंट, कुछ कुछ डिफरेंट होगा। माई मॉडल शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू बाइफरकेट कि ये सारी कंडीशन रट के डिसीजन देना है या इन सारी कंडीशन से लर्न करके कोई डिसीजन देना है। इसी को ओवरफिटिंग बोल रहे हैं। अगर ये मेरा डिसीजन ट्री अनलिमिटेड डेप्थ तक मैंने जाने दिया इसको, जितना ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी ये जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ऐसी डेप्थ तक गया तो ओवरफिट हो जाता है। हर नए डेटा को भी वो उसी में अपने जो उसने कंडीशंस बना लिए हैं, जो उसने 10, 20, 50 लेवल जितने भी तक भी वो गया है, जो लेवल्स बना लिए, उन्हीं कंडीशंस में वो ठोक पीट के फिट करने की कोशिश करेगा। इवेंचुअली डिसीजन गलत है, बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब डिसीजन ट्री अच्छा मॉडल नहीं है? नहीं, मॉडल तो अच्छा है। पिछले वीकेंड 2 दिन 3-3 घंटे गुणगान किया मैंने इसका। मॉडल तो ठीक ही है। यस प्रेम, इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ये कंडीशन अगर मैं अभी जैसे ये 216 रोज पे बना रहा था, 200 रोज पे बनाया, अगर ये वाला डेटा थोड़ा सा भी चेंज हुआ, उसके कंडीशंस का ये हो सकता है टेक्सचर बदल जाए, क्योंकि ओवरफिट होने की कोशिश कर रहा है। जो डेटा प्रोवाइडेड है उस पर बहुत अच्छी तरह से फिट होने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर मी। मेरे को मॉडल ऐसा नहीं बनाना कि वो अवेलेबल डेटा पे बहुत अच्छा फिट हो जाए। मेरे को मॉडल ऐसा बनाना है विच इज एक्चुअली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मेरा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो डेटा देख करके सीख जाए और अब नए डेटा पे प्रेडिक्शन अच्छे दे पाए। तो क्या उसका कुछ वर्क अराउंड है? हाँ, वर्क अराउंड तो है। थिंक अबाउट इट। मैं जो बोल रहा हूँ कि डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है, तो रूट कॉज क्या है इसका, इस बीमारी का? मेरे ख्याल से वो ये है कि ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जा रहा है। यस और नो? अरे क्या हो गया, आज तो बोल ही नहीं गए। हो गया। थिंक अबाउट माई स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि डिसीजन ट्री में ये प्रॉब्लम ओवरफिटिंग इस वजह से है बिकॉज वो अनलिमिटेड डेप्थ तक जाने की टेंडेंसी रखता है। सर वो तो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जितने वेरिएबल्स उतनी डेप्थ तक वो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। बात तो ये भी ठीक है। रोकेंगे कैसे कि नहीं तू मेरे डेटा सेट में अगर 50 वेरिएबल्स हैं तो वो उन्हें यूज करने की कोशिश करेगा जब तक वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच जाता। कुछ वेरिएबल्स चलो हो सकते हैं जिनसे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल उसे समझ आ रहा है कि इससे टारगेट वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो छोड़ देगा, लेकिन बाकी को यूटिलाइज करेगा। यानी इसे ओवरफिटिंग से बचाना है तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि इसे अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने दो। अगर ये अनलिमिटेड डेप्थ तक ना जाने दिया जाए तो शायद काम हो जाएगा। ठीक बात। वो कैसे कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज कॉल्ड pruning the tree. Pruning means, pruning मतलब
अरे है कोई गार्डनिंग का शौक हो जिसको? ट्रिम कर देते हैं ना, कट कर देते हैं। तो वही हम कर रहे हैं कि लेट्स prune this tree, let this tree let it not grow to the unlimited depth, let it not grow to the depth it wants to, let's prune it. Now pruning के भी दो मेथड्स हैं, दो चीजें बोलते हैं, प्री pruning एंड पोस्ट pruning. प्री pruning को कभी कभी ट्रंकेट भी कहते हैं। तो दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, प्री pruning, पोस्ट pruning। कुछ डेटा साइंटिस्ट अभी भी ओल्ड स्कूल हैं, वो ट्रंकेट बोल देते हैं प्री pruning को। समझते हैं क्या क्या मेथड होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ दीज थिंग्स। प्री pruning इज ट्री एक लेवल तक जाएगा, एक लेवल तक ग्रो करेगा और उससे आगे ग्रो नहीं करेगा। इसके मेथड क्या है वो अभी उसकी टेंशन मत लो, वो बता दूंगा। कोडिंग में कैसे लिखेंगे वो बता दूँ, पहले ये समझ लेते हैं। प्री प्रूनिंग यानी कि ट्री एक लेवल तक जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं, वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। पोस्ट प्रूनिंग इज अ बिट डिफरेंट। पोस्ट प्रूनिंग इज ट्री विल गो टू सम लेवल एंड देन हम प्रून करेंगे। सर एक डाउट है मेरा। हेलो। जी शुभम। शुभम। सर अगर हम इसको रोक देंगे बीच में ट्री को ग्रो होने से, उससे एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी सर। देखते हैं समझते हैं सारी चीजें। फिलहाल ये चीजें क्लियर हुई। प्री प्रूनिंग यानी ट्री एक लेवल तक जाएगा, उस लेवल से आगे ही नहीं जाएगा। पोस्ट प्रूनिंग यानी पहले हम जाने देंगे उसको आगे लेवल तक, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा लेवल अप्रोप्रिएट है और वहां पर कट हो जाए, देन इट कम्स बैक। नाउ व्हाट आर द मेथड्स, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। ये सब तो आप देख चुके हो लास्ट टाइम। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का बैलेंस हमने स्ट्राइक किया था 83% पे, डिसीजन ट्री से जो डिसीजन आया था। कट ऑफ आया था 20%। अप्रोप्रिएट कट ऑफ निकालने के लिए क्या कोई कस्टम एल्गोरिथम हो सकता है, वो मैंने भेजा था आप लोगों को, आई होप समझ आया होगा। वैसे मेरी इच्छा ये थी कि आप लोग खुद से डेवलप करना सीखें। लेकिन ये केस कब था, जब हमने डिसीजन ट्री को अनलिमिटेड डेप्थ तक जाने दिया था। अब मैं कह रहा हूं उसको कहीं रोक सकते हैं, यस रोक सकते हैं।
सिंटैक्स मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, मतलब इसका अभी बता दो। कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कोड रन कर लीजिएगा यहाँ तक इफ यू विश। अगर कोड रन करना चाह रहे हो मेरे साथ साथ तो टेल मी, मैं रुक जाता हूँ कुछ सेकंड। वेरी फाइन, आई विल वेट फॉर अ मिनट। आप लोग कोड रन कर लो यहाँ तक, और उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू ट्यून अ डिसीजन ट्री और उससे क्या इम्पैक्ट आता है। सर सर हाँ जी, स्टार्टिंग में मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दीजिए वो ट्री के बारे में। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, रन कर लो फाइल, मैं बताता हूँ। Should I begin? तो स्टार्टिंग से हम ये बात कर रहे थे इन लोगों का, यस महिमा। तो सर आपने जो कटऑफ वाला फंक्शन बनाने के लिए बोला था ना, वो मुझसे बना नहीं था, तो आप अगर मतलब बाद में टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब फंक्शन कैसे बनाना, बना नहीं था। कट ऑफ फाइंड कर, वो तो मैंने भेज दिया था, बना नहीं था वो तो बता दिया था तुम लोगों ने, मैंने भेजा था, मेल नहीं चेक किया गया, मैंने वो भी भेजा था, और मैंने जेन्यू इंडेक्स वाला कैलकुलेशन वाला एक्सेल भी भेजा था। अच्छा, मैंने शायद जेएनट्री वाला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, मैं चेक करूंगी दोबारा। देख लेना, पढ़ के देख लेना, एनी बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, बता दूंगा, दैट्स ओके। ठीक है, फॉर नाउ हमें डिसीजन ट्री कंट्रोल करना था। डिसीजन ट्री कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स होते हैं। वन इज मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ, इट इज एज सिंपल एज दैट। सपोज मैंने पैरामीटर बोल दिया मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 5। इस बात का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना है ना डिसीजन ट्री। इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 और दिस इज लेवल 3। और ये तो चलो छोटा सा डेटा सेट है तो मैं वहां पर कहीं गया नहीं है ऐसा,
मैक्स डेप्थ 5 का मतलब हुआ 5 लेवल्स तक ये जाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा। कंट्रोल हो गया। थिंक अबाउट इट आकृति, ये प्री प्रूनिंग है कि पोस्ट प्रूनिंग है? सर एक बार दोबारा से बताना सर, समझ। मैं कह रहा हूँ देयर इज अ पैरामीटर जो हम दे सकते हैं, मेरे को डिसीजन ट्री अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने देना। कुल मिला के बात ये है, उसी के मेथड बता रहा हूँ, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तरीका, देयर इज अ पैरामीटर मैक्स डेप्थ। मैंने बोला मैक्स डेप्थ इस लेवल तक जाएगा डिसीजन ट्री और उससे आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कोड में सर लिखूं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे मैक्स डेप्थ मान? क्या चीज? हाँ उसकी बात कर रहा हूँ अभी। मेंशन तो कैसे सर करूंगा? एक ये जो मैक्स डेप्थ मेथड आपने बोला, ये प्री प्रूनिंग का पार्ट है ना? यस, यहाँ पर जो आर पार्ट कंट्रोल हम दे रहे हैं सिंटैक्स में, कंट्रोल इज इक्वल टू आर पार्ट कंट्रोल, जो रिकर्सिव पार्टीशनिंग हुई है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आर पार्ट डॉट कंट्रोल इज द फंक्शन नेम। यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पैरामीटर। एंड सपोज अभी चलो छोटा है डिसीजन ट्री, जस्ट टू शो यू मैं यूज कर रहा हूँ 2 और मैंने रन कर दिया। और अब मैं अपना ट्री देख रहा हूँ। सर मेरा वो स्टार्टिंग का छूट गया था ना। तो 2 लेवल तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। सिंपल, बढ़िया। थिंक अबाउट इट, ये प्री प्रूनिंग है कि पोस्ट प्रूनिंग है? एग्जैक्टली, इट इज प्री प्रूनिंग मेथड बिकॉज मैं जान ही नहीं दे रहा हूँ ना ट्री को आगे। पहले ही बता दिया, पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि इस स्टेप तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, खत्म हो गई बात। ठीक है जी। और क्या तरीका है नेक्स्ट स्टेप्स के अलावा? अनदर पैरामीटर इज min split। मैंने सेट किया min split शुड बी 50। इस बात का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनली ऐसा था डिसीजन ट्री हमारा। min split का मतलब क्या हुआ? जो हम कर रहे थे इस कंडीशन में हमने डेटा स्प्लिट ही तो किया है। यहाँ पर 216 रोज थी और इस कंडीशन के बेसिस पे वो स्प्लिट हो गया डेटा। कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, फिर इस कंडीशन से हो गया स्प्लिट, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, एंड सो ऑन। min स्प्लिट से मैं क्या कह रहा हूँ कि मिनिमम इतना डेटा होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे, तो वो कंडीशन से आगे स्प्लिट होगा, वरना उस कंडीशन के बेसिस पे स्प्लिट मत करो। ठीक है, बात समझ आइए? सर मेन स्प्लिट में हम कितना डेटा है वो बताते हैं इसको, या फिर नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितनी करनी है वो बताते हैं? डेटा कितना आ रहा है, हर कंडीशन पे मिनिमम इतना डेटा होना चाहिए स्प्लिट होने के। सपोज मैं सेट कर रहा हूं min स्प्लिट इज इक्वल टू 100। तो जिस कंडीशन पे 100 से ज्यादा रोज अवेलेबल हों, 100 डेटा पॉइंट से ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो वो कंडीशन के बेसिस पे आगे स्प्लिट होगा। अदरवाइज सपोज यहाँ पर मेरी इस कंडीशन पे सपोज डेटा पॉइंट कम रह गए हैं, 100 नहीं है, मे बी 80 रह गए,
तो इस कंडीशन पे स्प्लिट नहीं होगा, ये स्प्लिट नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? जो भी मेजोरिटी होगा, नोड यहीं पे आंसर दे देगी। आंसर क्या होगा? जो भी मेजोरिटी होगा। 80 में से अगर यस ज्यादा होंगे तो यस, अगर नो ज्यादा होंगे तो नो। वाह, कुछ ज्यादा ही कंट्रोल हो गया। देख पा रहे हो, पहली नोड को छोड़ के और कहीं ऐसी कंडीशन आ ही नहीं रही है कि 100 के 100 रोज अवेलेबल हो पा रहे, कम हो जा रहे होंगे शायद। सर हम ऐसे मीन स्प्लिट में अपनी हिसाब से डालने लगे तो रिजल्ट गलत भी तो हो सकते हैं, चांसेस पूरे, जो अभी तक डिसीजन ट्री अपने अकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ हाँ, बात करता हूँ मैं भी यार उसकी। ठीक है। एक एक करके निपटेंगे। अभी प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी कि डिसीजन ट्री कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। वो कंट्रोल करने से क्या प्रॉब्लम है वो बाद में देखते हैं। ये मिन स्प्लिट की बात हुई। थिंक अबाउट इट, ये प्री प्रूनिंग है कि पोस्ट प्रूनिंग है? अगेन करेक्ट, प्री प्रूनिंग है। पहले से ही डिसाइड है। ट्री ग्रो करता हुआ चलेगा चलेगा चलेगा, एक जगह जाके देखेगा कि ये तो डेटा कम रह गया मिन स्प्लिट पैरामीटर से, और उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक? मतलब इन क्वेश्चंस के अलावा जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि रुक जाओ थोड़ी देर, उनके बारे में तो बात करनी है, इसके अलावा वैसे कोई कंफ्यूजन? ओके। थर्ड मेथड इज अ वर्जन ऑफ मिन स्प्लिट। मिन स्प्लिट का ही एक दूसरा वर्जन भी है, दैट इज मिन बकेट। सपोज मैं बोलूं मिन बकेट इज 50, इस बात का मतलब क्या हुआ? इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मिन स्प्लिट। मिन स्प्लिट का ही एक दूसरा वर्जन है। अगर मैंने बोला हुआ है मिन बकेट इज 50, तो अब वो क्या कर रहा है? इस कंडीशन पे स्प्लिट किया और नीचे देखेगा कि ये जो बकेट्स बने हैं, इन बकेट्स का साइज कितना है। क्या वो इतना है जितना हमने मेंशन किया हुआ है? मिन स्प्लिट क्या कर रहा था? कंडीशन पे So डेटा देख रहा था, या आकृति समथिंग? सेम ही तो है। हाँ वही बता रहा हूँ। तो है दोनों भाई भाई से लग रहे होंगे, महसूस भी हो रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम सेम भी नहीं है। मिन स्प्लिट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने बोला कि मिन स्प्लिट इज इतना, तो वो क्या कर रहा है? मिन स्प्लिट देखेगा कि यहाँ पर डेटा पॉइंट मिनिमम 50 है कि नहीं है। अगर 50 नहीं है तो इससे आगे जाएगा, खत्म हो गया। मिन बकेट 50 कैसे डिफरेंस है? मिन बकेट इज अ बिट डिफरेंट। मैं अगर बोल रहा हूँ दैट मिन बकेट इज 50, तो वो क्या कर रहा है? यहाँ से स्प्लिट होके देखेगा, जैसे इस कंडीशन पे स्प्लिट करके देखा उसने, तो स्प्लिट तो कर रहा है, आगे तो चला जा गया है। आगे जाने के बाद देखेगा कि अगले जो स्प्लिट आए हैं, इस कंडीशन पे स्प्लिट करने के बाद आगे जो बकेट बने हैं, इनमें 50-50 साइज है कि नहीं है दोनों। अगर इनमें से किसी एक में भी 50 से कम होगा तो इस स्प्लिट को वापस रिवर्स कर देगा।
और यहीं पे अपना डिसीजन देकर खत्म हो जाए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट है थोड़ा सा। नहीं कुणाल, वही बताना चाह रहा हूँ, मेन स्प्लिट तो एज सिंपल एज दैट, वो आगे स्प्लिट हो गया, देखा डेटा कितना बचा है, अगर डेटा बचा है तो आगे स्प्लिट होगा, फिर देखेगा डेटा बचा है क्या, और जहां उसे डेटा पूरा नहीं मिलेगा वहां पर वो रुक जाएगा। मेन बकेट कैसे काम करता है, मेन बकेट आगे स्प्लिट हो जा रहा है और फिर चेक कर रहा है कि अगले जो बकेट बने हैं उनमें इतना डेटा है कि नहीं है। एग्जैक्टली प्रशांत, अगली जो नोड आ रही है सेकेंडरी टर्सरी उन पे चेक करेगा बकेट कि बकेट बन गया कि नहीं बन गया। अगर बकेट उतने साइज का नहीं बना है तो रिवर्स हो जाएगा। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, ये प्री प्रूनिंग है कि पोस्ट प्रूनिंग है? अरे समझ गए, यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। प्री प्रूनिंग कैसे है माधवन? इट इज पोस्ट प्रूनिंग एक्चुअली। अगले स्प्लिट पे वो चला गया, जाके देखा, अगला स्प्लिट कर करके देख रहा है, अगले स्प्लिट पे जब स्प्लिट कर दिया अब देखा उसने कि यहाँ तो अच्छा ये बकेट तो छोटा रह गया, जब छोटा रह गया तो वापस रिवर्स आ रहा है। वही तो पोस्ट प्रूनिंग की बात कर रहे थे हम, कि ट्री पहले आगे चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ से वापस आ जाना चाहिए, एंड देन इट गेट्स बैक टू द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, यहाँ तक तीनों बातें हो गई। अब आया लाख रुपए का सवाल। लाख रुपए का सवाल क्या है? ये मैक्स डेप्थ 5 रखना है, ये कैसा डिसाइड करूं कि 5 रखना है कि 6 रखना चाहिए? क्या पता मैंने मैक्स डेप्थ रख दिया 10 और पता लगा 10 तक तो डिसीजन ट्री वैसे भी नहीं जाने वाला था, ओवरफिट तो वैसे ही हो गया। पता लगा मैंने मैक्स डेप्थ रख दिया 5 और क्या पता अगले लेवल पे 6 लेवल पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आने वाली थी मेरे डिसीजन ट्री, तो हमने एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो मैक्स डेप्थ तो ठीक तरीका नहीं लग रहा। आ जाओ, मेन स्प्लिट ही कैसे बताओगे, क्या 100 रखना चाहिए कि 500 रखना चाहिए? तुम्हारा जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स वाला डेटा है उसमें मेन स्प्लिट कितना रखूं, 100 के 500 के 1000? एंड मोर और लेस सेम गोज फॉर मेन बकेट। बकेट पैरामीटर भी कैसे डिसाइड करोगे, कितने बकेट मान के चलो कि कहाँ तक स्प्लिट हो जाए? हाँ, एक तरीका हो सर सकता फिर है। या तो कांस्टेंट, सर या तो फिर कांस्टेंट ना रखें इसको, कोई लेवल के हिसाब से फॉर्मूला बनाए इनका, जो कि मतलब डायनामिक हो हम्म। हर लेवल के हिसाब से। जो आप लोग कह रहे हो, बहुत सारे लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं कि हाँ लास्ट में क्या करोगे, डेटा सेट पे डिपेंड करेगा। अगर आपके डेटा में डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लैक रोज, तो मे बी मिन बकेट आप 1000 रख सकते हो, मिन स्प्लिट मे बी 1000 रख सकते हो। मैक्सिमम डेप्थ एक बार आप डिफॉल्ट डिसीजन ट्री बना के देखा, आपने देख लिया वो 20 लेवल्स तक चला गया, तो मे बी मैक्स डेप्थ आप 10 लेवल रख सकते हो कि 10 लेवल्स तक ठीक ठाक उसकी होमोजेनिटी आ गई होगी, और उससे आगे वाले लेवल्स ठीक है नहीं भी रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एक्यूरेसी को। तो हिट एंड ट्राई वाला सीन हो गया थोड़ा सा।
So not hitting and trying, there is another parameter, CP. CP stands for complexity parameter. So by far, CP is the most scientific, most practical, most reasonable method to control a decision tree. CP क्या कहता है? CP बड़ी लॉजिकल बात करता है. सपोज मैंने CP को रख दिया, मैंने CP डिफाइन कर दिया दैट CP इज 0.05 यानी 5% काइंड ऑफ, एक तरह से 5% बोल रहा हूं. ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, मेरे डिसीजन ट्री के लिए क्या मतलब हुआ इस बात का? डिसीजन ट्री में वो ये कह रहा है कि इस लेवल से इस लेवल तक आने में कुछ होमोजेनिटी इंक्रीज हुई होगी, इस लेवल से इस लेवल तक आने में होमोजेनिटी कुछ इंक्रीज. यार यही तो कहानी थी डिसीजन ट्री की. सपोज यहाँ पर उसको 80% होमोजेनिटी मिल गई, तो अगले लेवल पे वो होमोजेनिटी और इंक्रीज हो जानी चाहिए थी. यहाँ पर कुछ 1 इधर चले गए, 1-2 0 इधर चले गए, तो अगले लेवल में यही तो कह रहे थे कि ये सेपरेशन और बढ़िया हो जाना चाहिए, उससे अगले लेवल पे और इंप्रूव हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन. तो CP इज इक्वल टू 5% क्या कह रहा है? दिस CP जो हमने बोल दिया, CP इज इक्वल टू 0.05, ये लिख के हम अपने डिसीजन ट्री को ये बता रहे हैं कि अगर ये होमोजेनिटी मेजर में 80% से अगर ये 85% आया है, बहुत अच्छी बात है. 85% से आगे होमोजेनिटी और कुछ इंप्रूव हुई है, लेकिन कितनी हुई है? से 86%. तो क्या ये स्प्लिट वर्थ है? क्या डिसीजन ट्री को अगले लेवल तक जाने देने का कुछ वर्थ हुआ है? यहाँ पे होमोजेनिटी में इंप्रूवमेंट आया है, नेग्लिजिबल आया है. अगर ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता तो हम आर स्क्वायर्ड की बात कर रहे होते कि आर स्क्वायर्ड में चेंज कितना आया है. आर स्क्वायर्ड अगर 80% अचीव हो गई यहीं पे, तो चलो आगे चलते हैं. 85% आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 85 से 86% आ रही है, क्या फायदा है? यही तो देखा था हमने लीनियर रिग्रेशन में भी कि फालतू वेरिएबल चले जाएं, इससे अच्छा है आर स्क्वायर्ड में अगर पॉइंट्स में कुछ ड्रॉप आ भी जाता है तो चलेगा मेरे को, लेकिन फालतू वेरिएबल चले जाए, मॉडल ओवरफिट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरीली सारे वेरिएबल यूज ना करें मेरा मॉडल. सही बात है, यही पर्पस था. तो वही मैं CP पैरामीटर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर अगले लेवल पे 5% इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ठीक है जाना, अगर 5% भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो ऐसा स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले लेवल पे नहीं जाएगा मेरा डिसीजन. नाउ थिंक अबाउट इट, मैक्स डेप्थ या मेन स्प्लिट या मेन बकेट. अब मैं उनसे ज्यादा साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ CP के थ्रू, रादर देन में तीर तुक्के मारने के कि डिसीजन ट्री इतनी डेप्थ तक जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाए, या मिनिमम बकेट इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए. नाउ आई एम यूजिंग पैरामीटर जो सीधे सीधे मेरे रिजल्ट की बात कर रहा है कि हाँ यार मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है तो स्प्लिट करो, इंप्रूवमेंट इतना भी नहीं आ रहा तो क्या करोगे? स्प्लिट करो, छोड़ दो ऐसे स्प्लिट को. साउंड्स गुड, सीम्स लाइक कुछ इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं अब. अरे बोल नहीं रहे हो आज, बट तो सब समझ आ रहा है. सर बट ये सेम मिन बकेट जैसा ही तो हुआ ना, कि अगर उतना बकेट आ रहा है देन विल कंटिन्यू, इफ नहीं आ रहा देन फिर वो रिवर्स हो जाएगा. बकेट नहीं, अब इसको डेटा से मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड दिस. CP को डेटा से कोई मतलब नहीं है. CP इज इक्वल टू 0.05 रखने का मतलब है इसको डेटा से फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कितना होगा उस नोड पे,
वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि होमोजेनिटी में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल पे स्प्लिट करके सपोज हमने 80% होमोजेनिटी इंक्रीज या 80% आर स्क्वायर कॉन्टिन्यूस टारगेट के केस में सपोज 80% होमोजेनिटी अचीव कर ली थी। हमने कहा ठीक है, उसे इंप्रूव कर दो, तो अगला स्प्लिट करेंगे। चलो जी, अगला स्प्लिट कर लिया। अब डेटा की बात नहीं है, डेटा हो सकता है यहाँ पे 100 रोज जा रही हैं, यहाँ पे 200 रोज जा रही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि होमोजेनिटी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए और 5% आना चाहिए मिनिमम। अगर 5% भी नहीं आ रहा है तो ऐसे स्प्लिट का कोई फायदा नहीं। क्लियर है आकृति? कंफ्यूजन तो नहीं? समझ आया अभी? यस ओके, डिफरेंस है दोनों बातों में। चलो करके देखते हैं। We are calling CP is equal to 0.05. Can you see change हुआ है डिसीजन ट्री कुछ? कोई नोड तो गायब हुआ है, यानी कुछ ओवरफिटिंग तो कंट्रोल हुई है। ऐसा स्प्लिट नहीं हुआ जहां होमोजेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, 5% से भी ज्यादा 5% से भी कम इंप्रूवमेंट आ रहा था। हमने बोला ऐसे नोड का हमें कोई काम नहीं है। लेट्स प्रेडिक्ट। प्रेडिक्शन तो तुम्हें आता है, तुम ही करके देखो। हमने सीपी यूज किया है 5% ट्राई इट आउट, जरा देखना प्रेडिक्शन करके। एक्यूरेसी पे कुछ हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है क्या? शांति, व्हाट इज द एरर यू आर गेटिंग? अपना कोड और एरर स्टेटमेंट जरा बताना। शांति कोड भी डालो जरा, क्या आ रहा है दिखा दो। क्या गलत किया है, क्या गलत किया है? शांतो, सीपी इज इक्वल टू जो लिखा है ना आपने, स्पेस देना वहां पे। इज इक्वल टू के दोनों जो इक्वल टू साइन है उसके दोनों तरफ स्पेस दे दो। सर वो सीपी के बारे में, सीपी हटाने के बाद भी सेम एरर आ रहा है सर। क्या हटाने के बाद? इफ वी आर नॉट इवन प्लेसिंग दिस सीपी तब भी वही एरर आ रहा है। मेरे पास ये प्रॉपर्ली रन हो रहा है। रिक्वायर आर पार्ट किया हुआ है क्या? रिक्वायर आर रिक्वायर पार्ट, क्या सर? हाँ, हाँ हाँ किया है सर। रिक्वायर आर पार्ट एंड आर पार्ट कंट्रोल, आर पार्ट प्लॉट। प्लॉट ये सब दोनों मैंने किया है। बिकॉज तुम्हारा ही कोड मेरे पास तो रन हो रहा है, एरर तो कुछ नहीं है इस कोड में। मेरे पास नहीं हो रहा है सर। ओके सर, आई ट्राई इट। जस्ट ट्राई इट इन वन सिंगल लाइन करके देखना, शायद से मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया है जो तुमने डाला। ओके सर। एरर तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ और हो रही है गलती। देखना ट्राई करके, अगर फिर भी दिक्कत होती है ठीक तो है सर। स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके हाँ जी, ओके सर, ओके डन। बाकी लोगों ने ट्राई किया। आकृति से डिडंट लूज एनी एक्यूरेसी। माधवन इतने कट ऑफ पे 83%। एंड
एंड होप एवरीबडी रियलाइजेस कि डिस्पाइट डिसीजन ट्री शॉर्ट हुआ है, एक्यूरेसी हमारा अभी भी उतना ही है, प्रिडिक्टिंग पावर हमारे मॉडल की उतनी है जितनी डिफॉल्ट ट्री की थी। हाँ, एक प्रॉब्लम अभी भी है कि सीपी भी 5% कैसे लिया। वेट शांति, देखता हूँ अभी, एक मिनट, जस्ट इन अ मोमेंट। देख, सीपी 5% कैसे लिया? इट इज जस्ट काइंड ऑफ थंब रूल कह सकते हो, या 5% एक कट ऑफ बोल सकते हैं ना उसको। एक स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मैं, 5%। डेटा भी छोटा सा है, ऑलरेडी डिसीजन ट्री बहुत छोटा है, तो 5% से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लेना ठीक। हर लेवल पे 5-5% इंक्रीज आ रहा हो, पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेटा बड़ा होता तो शायद इतना 5% इतना सीवियर कट ऑफ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद 2% या 3% से भी काम चल जाता। यस माधवन, इज्जत से बोलो तो तजुर्बा, जलालत से बोलो तो बुढ़ापा, दोनों दोनों ही बातें ठीक है। तो आई वेलकम यू टू हिट एंड ट्राई, मैक्स टैब, मेन स्प्लिट, मेन बकेट, तीनों चारों पैरामीटर। आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी रख सकते हो यहाँ पर, लाइक सीपी, कॉमा, मे बी, मैक्स टैब। 2 पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। करने से क्या होगा, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जिससे ज्यादा प्रूनिंग हो रही होगी वो वाला पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड कंडीशन है इन दोनों में, दिस एंड दिस दोनों ट्रू होने चाहिए। सीपी हमने समझा था, सीपी फिर भी गनीमत है, फिर भी एक सेंसिबल डिसीजन लेता है। नेक्स्ट स्टेप, मेन स्प्लिट, इनमें तो सिर्फ हम एक आइडिया से कोई वैल्यू ले रहे हैं। हम ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है हम उनके बेसिस पे डिसीजन ट्री को वहां प्रूव करते हैं कि अगले लेवल पे एक्यूरेसी बहुत सही आ जाने वाली थी, होमोजेनिटी बहुत अच्छी बन जाती, आर स्क्वायर बहुत अच्छी आ जाती। यस माधवन, सीपी इज, यस आकृति, सीपी इज ऑल्सो पोस्ट प्रूनिंग। वो अगले लेवल पे चला गया और फिर उसने देखा कि होमोजेनिटी तो उतना नहीं आया, तो वापस आ गया पहले वाले। Sir, can you just please repeat one thing, that when our data set is large enough, तो तब हम CP क्या रखते हैं? अगर डेटा सेट इज लार्ज इनफ, यू कैन हिट एंड ट्राई विद 2%, 3%। 5% एक्चुअली काफी सीवियर है। 5% यार, आर स्क्वायर 5% नहीं बढ़ सकती ना, कहाँ तक जाएगी? हाँ, लेकिन 1%, 2% अगर इस तरह से भी बढ़ But रही है sir, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। मतलब कि उल्टा नहीं हो जाए, बिकॉज डेटा सेट काफी बड़ा है, तो आप जैसे 2%, 3% बोल रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल्स हाँ, मतलब कि 7 लाख समथिंग था, ठीक है। तो अगर हम उसमें 2% करेंगे तो उसमें भी तो कितना ज्यादा आ हाँ जाएगा ना। बिल्कुल आएगा, 5% तो फिर ज्यादा चंक हुआ एज कम्पेयर टू। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि 5, अरे सर क्या बिल्कुल हो जाएगा, पहले सुनो तो कि मतलब हम छोटे डेटा सेट में बड़ा वैल्यू ले रहे हैं एंड बड़े डेटा सेट में छोटा, ऐसा क्यों? छोटे डेटा सेट में मेरे को इतनी वैल्यू लेनी पड़ रही है,
अगर मैं इससे छोटी कोई वैल्यू लूंगा, यहाँ पे 2% लेने लगा, मेरा डिसीजन ट्री ऑलरेडी बहुत छोटा है, और कितना छोटा होगा? अरे डिसीजन ट्री ऑलरेडी मेरा 3 ही लेवल का है, इतना सा तो डेटा ले रहा हूँ मैं, उसमें भी मेरे को होमोजेनिटी चाहिए, कहाँ से देगा बेचारा? 5% इसीलिए ले रहा हूँ, तुम्हें दिखना भी तो चाहिए कि हाँ डिसीजन ट्री छोटा हो गया। अगर यहाँ भी 2% लूंगा तो वो छोटा ही नहीं होगा। ठीक है शांति, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ एंड शेयर द स्क्रीन। यू आर प्रेजेंटर नाउ, स्क्रीन शेयर करना जरा। शांति, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो गया होगा, स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, शो मी द कोड। गो टू गो टू द टॉप रो, बिल्कुल पहले कोड से लाइन बाय लाइन, जस्ट रन इट। कीप रनिंग। जस्ट स्टॉप। ओके, रन नेक्स्ट। अरे डेटा इज इक्वल टू ट्रेन लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट में देखो उसकी स्पेलिंग TRN लिखी है तुमने, यहाँ पर ट्रेन लिख रखी है, यही एरर है। यार ऐसे काम मत करवाओ यार मुझसे, वैसे ही पगला हुआ हूँ मैं लॉकडाउन में। चल ठीक है, ठीक है, ले लूँ स्क्रीन वापस, हो गया अब तो। यस सर, यस सर, यस सर, हो गया। चलो ओके, ठीक है जी, दिस इज मोर और लेस अबाउट प्रूनिंग द डिसीजन ट्री। हाउएवर, इनमें से हम जो भी करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज एसेंशियली हम ट्री को शॉर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उसकी एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन बड़े डेटा सेट में आप देखोगे डिसीजन ट्री को जब भी आप शॉर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी पे आप हिट ले रहे हैं। वो तो हमने रिग्रेशन में भी देखा था। Now,
दिस इज कॉल्ड, ये कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू में, आपके पता नहीं नोट्स में है कि नहीं है। इट इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। Kind of, there is a trade-off here. To save my decision tree from overfitting, I am compromising a bit on accuracy. इस केस में देखने को नहीं मिला है, लेकिन किसी बड़े डेटा सेट पे आप देखोगे, यू विल रियलाइज दैट एक्यूरेसी में थोड़ा सा हिट लगता है। वो रिग्रेशन में भी देखा था हमने, जैसे जैसे हम फालतू वेरिएबल्स हटाते जाते हैं, आर स्क्वायर थोड़ी ड्रॉप होती जाती है, लेकिन जरूरी है मॉडल ओवरफिट हो जाए, उससे अच्छा है एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आ जाए। तो इसको बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं, पढ़ लेना थोड़ा सा, ब्लॉग मिल जाएंगे। देयर आर सम वेबसाइट शायद मैंने शेयर किए होंगे, एनालिटिक्स विद्या पे ब्लॉग्स हैं। देयर इज टुवर्ड्स डेटा साइंस इज अ वेबसाइट, अनदर फैंटास्टिक वेबसाइट, अच्छे ब्लॉग्स हैं उस पर, तो पढ़ लेना थोड़ा सा, समझ लेना इसको, बायस क्या होता है, वेरिएंस किसको बोलते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, बट कभी कभार पूछ लेते हैं इंटरव्यूज। ठीक है जी, यहाँ तक बात हुई। अभी तक हम डिसीजन ट्री में किस किस चीज़ पे देख चुके हैं। हमने देखा डिसीजन ट्री कॉन्टिन्यूस टारगेट पे भी काम करता है, डिसीजन ट्री बाइनरी कैटेगोरिकल पे भी काम करता है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आया जो हमने लॉजिस्टिक में भी देखा था। व्हाट इफ टारगेट वेरिएबल इज मल्टीनोमियल? क्या टारगेट वेरिएबल मल्टीनोमियल हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है। तो बाइनरी होता तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कर रहे थे, ज्योमेट्रिक मॉडल्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है, बाइनरी टारगेट को वो कन्वर्ट कर लेता है लॉजिकल में, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, और बात बन गई। लेकिन टारगेट वेरिएबल अगर मल्टीनोमियल हुआ, लाइक यंग, ओल्ड, मिडिल एज, या मे बी लाइक आइरिस डेटा सेट, तब क्या होगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो काम करेगा नहीं। क्या डिसीजन ट्री काम करेगा? यस, डिसीजन ट्री वहां भी काम करेगा। एक ब्रेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं मल्टीनोमियल अगर टारगेट हुआ तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम नहीं करेगा, बिकॉज, चलो ब्रेक ही कर लें, पहले कर लें या चलता रहूं? ओके, मेजोरिटी डिमांड्स अ ब्रेक, ठीक है, लेट्स ब्रेक फॉर अ फ्यू मिनट्स। We resume at 6:12 by my clock. We resume at 6:20. ठीक है।
हाँ, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही नसीब नहीं हो रहा। वो कोड मिल गया, डेटा सेट मिल गया है, चलो रन करते हैं, देखते हैं वन बाय वन ग्रेजुअली। इट इज अ डेटा सेट अबाउट सम वाइन्स, और उन वाइन्स के कंटेंट क्या क्या हैं। तो सेवरल पैरामीटर्स, अल्कोहल कंटेंट, मैलिक एसिड, alkalinity, phenols, flavonoids, this and that. Ash, what is ash? अरे वाइन में ऐश कहाँ से आ गई? एक्चुअली होता है वाइन में ऐश कंटेंट भी होता है। And the first column is type of wine. It is given 1, 2, 3 kind of thing, but it doesn't mean 1, 2, 3. I think समझ आ रहा होगा ये बात। It is type of wine, like होती है ना, रेड वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, व्हाइट वाइन, काइंड ऑफ। अरे पता है ना, ये बोलो, इतने शरीफ तो नहीं लग रहे तुम कि वाइन क्या होती है। हाँ So that is the column. It is explaining wine type, and wine types are essentially तीन कैटेगरीज उन्होंने दी हुई हैं, 1, 2 एंड 3, और फिर उनका केमिकल कंपोजिशन उन्होंने दिया है कि उसमें क्या कंटेंट कितनी कितनी क्वांटिटी में है। इन क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ होगा, मे बी ml, mg, आई डोंट नो, यूनिट्स हमें नहीं पता है। एंड बाय सम चांस ऑल द पैरामीटर्स आर कॉन्टिन्यूअस। केमिकल कंटेंट तो खैर कॉन्टिन्यूअस ही होगा, सारे पैरामीटर हम कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, ठीक बात है। समस्या क्या है? अगर हम इन केमिकल कंटेंट के बेसिस पे हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि विच टाइप ऑफ वाइन इज विच, इन वाइन टाइप्स में केमिकल कंटेंट के बेसिस पे बाइफरकेट कर पाए, तो एसेंशियली क्या बोल रहा हूँ मैं, टारगेट वेरिएबल हो गया वाइन टाइप। ये एलएमएस का प्रोजेक्ट है आप लोगों का, तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने टच नहीं किए हैं, बट ये वाला स्पेसिफिकली ले ले रहा हूँ, ये कर लो, एलएमएस का भी कर लो। बाकी का ये मतलब नहीं है कि बाकी नहीं करने हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए छोड़े हूँ मैंने, जानबूझ के नहीं करा था मैं क्लास में, so that you can practice on that. बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स हैं एलएमएस वाले भी आपके। सो ऑल इन ऑल ऐसा डेटा सेट है हमारे पास। एसेंशियली क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट वेरिएबल इज टाइप विच इज गिवन एज 1, 2, 3। समरी में देख रहे हैं वो अभी भी हमें मिन, मीडियन और मैक्स दिखा रहा है उसके, क्योंकि आर उसको अभी कॉन्टिन्यूस टारगेट की कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, विच इज नॉट द ट्रूथ। तो यहाँ पर उसको हमने एज फैक्टर कन्वर्ट किया, अब वो कैटेगोरिकल हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी, इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डमीज, जब हम डमीज करते हैं तो वो इंटीजर 0, 1 में लेके आ जाता है, फैक्टर हाँ को भी लेके आ जाता है डमीज। हाँ, फैक्टर को करोगे फैक्टर को भी कर देगा।
ओके। अब हमें क्या पता है यहाँ पर ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम काम नहीं करेगा यहाँ पे। रीजन भी हमने पहले देखा है कि अगर टारगेट वेरिएबल मेरा बाइनरी होता है, लॉजिकल होता है, तो एक को हमने बोला 1, एक को रखा 0, यही तो करते थे। और सिग्मॉइड खींच दिया, तो सिग्मॉइड के टेल पे 0 वाले क्लास की प्रोबेबिलिटी और सिग्मॉइड के हेड पे पॉजिटिव क्लास के प्रोबेबिलिटी। सिंपल। अब क्या प्रॉब्लम हुई? वाइन टाइप्स आर 1, 2 एंड 3। इन 1, 2, 3 का मतलब 1, 2, 3 भी नहीं है। मे बी इनका मतलब क्या है? मे बी दे मीन टू से वाइट वाइन, मे बी रेड वाइन एंड मे बी स्पार्कलिंग वाइन। शायद वो कैटेगरीज कुछ ऐसे ऐसे हैं। ठीक बात है। अब प्रॉब्लम है, मैं 0, 1 तो रख सकता था ट्रू और फॉल्स को, 0, 1 और 2 नहीं रख सकता। सिग्मॉइड फंक्शन तो रिजल्ट नहीं देगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल तो फेल हुआ। क्या डिसीजन ट्री काम कर सकता है? एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जैसे अभी आपने बोला कि 0, 1 ही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो हाँ। हम जब प्रेडिक्ट करते हैं तो हम फैमिली इक्वल टू बाइनोमियल लिखते क्यों हैं फिर? और भी तो कुछ हो सकता, मतलब हो सकता तभी तो हम बाइनोमियल लिखते हैं उसको। बट आप कह रहे हो कि सिर्फ 2 ही हो सकते हैं इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। हाँ, जीएलएम की हेल्प चेक करना। फैमिली इक्वल टू बाइनोमियल अगर लिखें तो क्या होगा और नहीं लिखें तो क्या होगा। जीएलएम स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। अगर उसमें फैमिली इक्वल टू बाइनोमियल नहीं लिखूंगा तो जीएलएम इज एज गुड एज एलएम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक ओके। है। कॉन्टिन्यूअस टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने वाला वही काम करेगा, वो जीएलएम। इसलिए फैमिली ओके इक्वल सर। टू बाइनोमियल लिखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। पॉइंट टाइप पे हमने फैक्टर कर लिया, कैटेगोरिकल में कन्वर्ट होना ही चाहिए। डिसीजन ट्री को तभी पता चलेगा कि मेरा कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल है। नेक्स्ट इज एज सिंपल एज दैट। ये सब कहानी मालूम है आप लोगों को। 75-25 के रेशो में स्प्लिट किया डेटा सेट, डिसीजन ट्री बना के देखेंगे और वैलिडेट करके देखेंगे। रन कर रहे हो ना आप लोग? ओके। तो बाकी का कोड भी रन करके देखिए, जहाँ तक आगे, जहाँ तक मैंने भेजा हुआ है देख लो, तो तुम्हें पता ही है ड्रिल कैसे कैसे क्या क्या होगा। प्रेडिक्शन तक आप लोग रन कर सकते हो, सारी चीजें मालूम है पहले से। मैं भी रन कर रहा हूँ साथ साथ। ट्री अगर आप देख रहे होगे तो काफी छोटा बना है। अगेन रीजन भी डेटा ही छोटा है। टोटल डेटा ही कम था, उसमें से भी ट्रेन और वैलिडेशन हो गया तो काफी कम डेटा बचा है। बहुत ज्यादा कुछ पैरामीटर्स बहुत सारे थे लेकिन डेटा कम है। यहाँ तक ऐसा कुछ आ गया होगा सभी लोगों के पास।
एक तो पीआरपी की जगह कुछ और बता रहा हूँ, रादर देन पीआरपी एक और कमांड आप रन कर सकते हो। एक और फंक्शन है जो डिसीजन ट्री को हेल्प करता है देखने के लिए, टू विजुअलाइज डिसीजन ट्री, हियर इट इज इन द चैट बॉक्स। एक तो ये करके देखो और दूसरे प्रेडिक्शन करके देखो, यू नो दैट क्या करना होता है। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ फॉर अ मिनट। हाँ जी, आर पार्ट प्लॉट देख लिया। तो पीआरपी भी यूज कर सकते हो या आर पार्ट डॉट प्लॉट ये भी यूज कर सकते हो, योर चॉइस, जो अच्छा लग रहा हो। कौन सा अच्छा लग रहा है वैसे? क्या रन करके नहीं देखा अभी? पीआरपी वो था, आर पार्ट प्लॉट ये वाला है। तो अप टू यू, ट्री सेम ही बना है, देखने का तरीका अलग अलग है। एनीवे, प्रेडिक्शन पे आते हैं। प्रेडिक्शन चेक कर लिया किसी ने? पीआरपी पीआरपी पीआरपी, अच्छा, कोई एडवेंचर नहीं करना, पीआरपी ठीक है। ठीक है, योर चॉइस, जिसे जो अच्छा लगता हो। प्रेडिक्शन करके देख लिया आप लोगों ने? मेरा इंटरेस्ट वो देखना है। अगर नहीं भी किया है तो कोड डाल दे रहा हूँ मैं। कैसा रिजल्ट आया? प्रोबेबिलिटीज, टेस्ट वाले डेटा सेट में उसने रो नंबर 7 वाली वाइन उठाई। एक्चुअली टाइप 1 था उसका, वो तो हम चलो नहीं जानते अभी, वो तो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये वाली टाइप उठाई, डिसीजन ट्री पे फिट करके देखा, डिसीजन ट्री ने डिसीजन बताया
और डिसीजन ट्री ने डिसीजन क्या बताया, बाय डिफॉल्ट dt का आउटपुट रहता है प्रोबेबिलिटीज कि इसके कौन सी वाइन टाइप होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ये तो पहले भी देखा था हमने। हमारा डिसीजन ट्री कह रहा है कि इसका वाइन टाइप 1 होने का प्रोबेबिलिटी है 89%, वाइन टाइप 2 होने का प्रोबेबिलिटी है 4%, वाइन टाइप 3 होने का प्रोबेबिलिटी है 6%। तो कौन सी मान लूँ इसको? ऑब्वियसली स्क्रॉल करके देखोगे कुछ वाइन टाइप्स में बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन दिया है उसने, 100% प्रोबेबिलिटी बता रहा है सीधे सीधे। तो वाइन टाइप 3 है जी, और कोई चांस ही नहीं है। कुछ जगह कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी आ रही है। 161 में कह रहा है कि वाइन टाइप 1 होने का तो चांस ही नहीं है इसका, 0 प्रोबेबिलिटी। 2 होने का चांस है 71%, 3 होने का चांस है 28%। तो कौन सी मान लो इसको? हाँ, 2 की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 71%, 3 की बता रहा है 28%, तो 2 ही मान लेते हैं। यानी एसेंशियली कैसा बोलेंगे अब, क्या लॉजिक लगाना चाहिए कि वाइन टाइप पता चल जाए? बताएगा कोई? ये एक एक रो कर तो देखूंगा नहीं मैं। बिल्कुल सही बात, माधवन एंड नवन, हाँ टकाटक आंसर दोनों के। हाँ जी शुभम, कुछ कह रहे थे? सर, ये सेंसिटिविटी इसमें भी चेक करेंगे ना कि सेंसिटिविटी और वो बाकी सब सेम है, हाँ, स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी तो बाद में जाएंगे, पहले ये तो देखूं कि इसने अभी प्रोबेबिलिटी को पहले लेबल्स में तो कन्वर्ट करूं। अभी वाइन टाइप, मेरा टारगेट वेरिएबल वाइन टाइप है, 1 2 या 3 आना चाहिए था आंसर, अब वो तो आया नहीं, मेरे को प्रोबेबिलिटी बताई है उसने। अब मैं इन प्रोबेबिलिटीज को कन्वर्ट करना चाहता हूँ वाइन टाइप 1 2 एंड 3 में। तो कौन से वाइन की प्रोबेबिलिटी, मेरा ख्याल से यही लॉजिक होना चाहिए कि इन तीनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बताई है वही टाइप असाइन कर दूं इसको। भाई यही तो कह सकता हूँ। तीनों टाइप में जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बताई हो वही टाइप मान लो उसकी वाइन की। तो उसके लिए क्या कोड लिखोगे, कैसे करोगे कन्वर्ट इसको? ये एक मैट्रिक्स आया है आउटपुट, प्रोबेबिलिटीज का मैट्रिक्स। लॉजिक समझ आ गया होगा सब लोगों को। आई वॉन्ट यू टू कोड इट। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मे बी एक फोर्थ कॉलम बन जाए प्रेडिक्टेड वाइन टाइप नाम से, काइंड ऑफ, और इस रो में जो भी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है वही वाइन टाइप असाइन हो जाए उसको। तो जरा लॉजिक लिखेंगे, लिख के बताएगा कोई? ट्राई करिए।
अच्छा ये और बता दो, ट्राई कर रहे हो, मन भी है ट्राई करने का, या सोचेंगे देखेंगे बताएंगे? अगर ऐसा तो टाइम खुद ही ना करें, कुछ और करूँगा फिर आगे, बाद में देख लें। अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, गुड, गुड टू सी। यस मैक्स, मे बी विच मैक्स, मे बी फॉर लूप, मे बी इफ एल्स, कई तरीके सोच सकते हैं।
हाँ जी, नहीं हो रहा, बोल दो नहीं हो रहा। दिस इज वन बैड साइन। छोटे ये छोटे मोटे लॉजिक ये मरवा देते हैं। इंटरव्यूज में तुमसे कोई बिल्कुल बैक टू बैक एंड टू एंड कोडिंग करने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे ही कुछ छोटा सा चीज उठा के दे देंगे कि छोटा सा टास्क है, ये जरा करके दिखा दो, एक एपीजीपी सीरीज कुछ प्रिंट करा दो। जैसा ये छोटा सा काम में बोल रहा था, ये वाला नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, छोड़ो, बाद में देख लेना। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो हम वो कैसे बनाते हैं? रिमेंबर, जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम आउटपुट देखते हैं तो प्रेडिक्ट में हम बता देते हैं कि टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स, जिससे हम क्या बता रहे हैं कि मेरे को आउट्स लॉग आउट्स किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे को सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी में आउटपुट बताओ। डिसीजन ट्री में हमें टाइप इज इक्वल टू बताने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो प्रोबेबिलिटीज में आंसर दे रहा था। लेकिन डिसीजन ट्री में एक और फैसिलिटी है कि टाइप कुछ बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। अगर हम टाइप इज इक्वल टू क्लास बताएं तो वो वही करता है जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रहा था। वो उन प्रोबेबिलिटीज को सीधे सीधे जिस जो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी जिस क्लास की, उसको वो क्लास सीधे सीधे असाइन कर देगा। कोड ड्रॉप कर दिया है, रन इट एंड चेक। जो हम लॉजिक से करने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए इनबिल्ट फैसिलिटी है। तो हमें यह फालतू काम क्यों पकड़ा रखा था जब सीधे सीधे हो रहा था? क्यों बेकार दुखी किए? क्यों 5 मिनट बर्बाद कराए हमारे इतने प्रेशियस टाइम से? दिखाना चाहता था, वो भी आना जरूरी है, वो लॉजिक बनाते भी बनना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा ऐसा तो नहीं कहूंगा कि शीशा दिखा रहा हूँ। मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ऐसा रूड नहीं होता। However, prediction आया, करके देख लिया रन, एंड नाउ इट इज टेलिंग यू, सीधे सीधे वो बता रहा है वाइन टाइप 7 थी, 12 थी, 15 थी। और हमारा प्रेडिक्शन क्या है? वाइन टाइप 1 1 1 1, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको किसी को 3 बोलेंगे। लेवल्स भी दिखा रहा है 1 2 3। इसका मतलब ये आउटपुट फैक्टर फॉर्म में आया है। अच्छी बात है, फैक्टर तो मेरे को चाहिए होता है। ठीक है जी, तो वेयर इज द कोड, आगे का भी देख लो। इसके बाद क्या काम रह गया? एक्चुअली हमें पता है इनकी वाइन टाइप्स क्या क्या थी टेस्ट वाले डेटा सेट में, और अभी जो प्रेडिक्शन आया है तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्शन बता रहा है उसके बारे में। किस वाइन टाइप को किस टाइप की कौन सा वाइन टाइप समझ रहा है वो, उसका केमिकल कंपोजिशन देख करके
अपने कंडीशंस के बेसिस पे, प्रोलिन इतना तो इधर, इतना तो उधर। एंड फाइनली हमने देखा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हाँ जी, कैसा आ रहा है रिजल्ट, देखेगा कोई? ओवरऑल एक्यूरेसी 80% एंड अबव है, तो दैट सीम्स वेरी गुड, बढ़िया है। और आप देख रहे होंगे हर क्लास के लिए अलग अलग दिखाया उसने कि किस क्लास के लिए कितना सेंसिटिविटी, कितना स्पेसिफिसिटी। इनमें भी क्लास 1 एंड 2 में आप देखोगे तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी काफ़ी ठीक ठाक है। क्लास 3 में थोड़ा सा मामला खराब है। क्लास 3 के वॉइस पकड़ने में हमारा मॉडल ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। हाउएवर मल्टीनोमियल टारगेट वेरिएबल पे भी डिसीजन ट्री काम करता है, ये तो हमने देखा। ओवरऑल एक्यूरेसी 80% है, तो ऑल इन ऑल अच्छा ही कर रहा है मॉडल हमारा। तो डिस्पाइट हमने कुछ भी डेटा क्लीनिंग नहीं की है, ना आउटलायर देखा है, ना स्केलिंग किया है, ना कुछ भी किया है, एंड मॉडल इज परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरीली। तो ये तो डिसीजन ट्री की बात हुई, जो ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम नहीं है। लेकिन क्या ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम्स में भी कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि हम मल्टीनोमियल टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्शन कर पाएँ? अभी तक तो नहीं देखा। कॉन्टिन्यूअस हो तो लीनियर, बाइनरी हो तो लॉजिस्टिक, मल्टीनोमियल टारगेट वेरिएबल हो तो क्या कोई मॉडल ऐसा है जो ज्योमेट्रिक बेसिस पर काम करता हो? हाँ है, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट, LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जो कल देखेंगे हम लोग। अगेन ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिथम एंड वर्क्स परफेक्टली विद मल्टीनोमियल टारगेट वेरिएबल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी एक्यूरेट एल्गोरिथम। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, आई थिंक काफ़ी है। तो turning off recording now, but if there is any question, very welcome.